दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक पुरान कोट ओढ़कर सो रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लैना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी अर्थात कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो उसकी तबीयत ख़राब है। फिर उसने कहा, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। तो ये झूठी कह रहा है कि मुझे तो पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए, अर्थात 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा त्याग कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम में बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लैना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। तो लैना सिंह ने बोधा सिंह के पास ये एक बहाना बनाया, क्योंकि वो उसके कपड़े ऐसे ले नहीं रहा था। तो ये एक काल्पनिक कथा उसने गढ़ी। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूँ कहकर नहीं नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा क्या थी, केवल कथा थी, अर्थात वो एक काल्पनिक बात थी, उसको तसल्ली देने के लिए कि ये मेरे कपड़े पहन ले। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुँह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनक कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। तो अब ये एक नई घटना घटित होने जा रही है। देखो, इसी समय दावा करना होगा। उधर से कोई लपटन साहब, इनके जो अधिकारी थे, उसके वेश में कोई आया है और वो कह रहा है, सूबेदार को कहा कि अब ये दावा होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। तो ये आदेश, ये जो लपटन साहब बन कर के आया उसने दिया और ये आदेश स्वीकार किया। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उठाकर चलने लगा, तब लैना सिंह ने उसे रोक लिया। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया, अर्थात इसका ध्यान रखना। लैना सिंह चुप समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। मतलब भाई कौन रहेंगे, इस पर बड़ी एक ऊहापोह की स्थिति हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, मतलब वो वहाँ से निकल लिए। लपटन साहब लैना की सिगड़ी के पास मुँह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लैना सब समझ गया। अर्थात लैना अब ये समझ गया कि ये तो बहुत बड़ी आफत आई है, क्योंकि अपने जो लपटन साहब थे वो तो ऐसे नहीं थे, इसकी हरकतें तो अलग ही हैं। मुँह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करके ही उसने सिकड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए, उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पी हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई ख़त्म होने पर? क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के भी मुझे यहाँ कहाँ है। पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगदारी के किले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते कि एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था।
आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। तो इस तरह से लैना सिंह जो है उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इस तरह की काल्पनिक कथाएं इस फर्जी अधिकारी के सामने वो कर रहा है ताकि इसको पहचाना जा सके कि ये अपना ही अधिकारी है या कोई दुश्मन की तरफ से ये कोई व्यू रचना हो रही है। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया था, ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के थे होंगे। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। तो तिल्ली लाने के बहाने से, माचिस के बहाने से ये निकला वहाँ से, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया? कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आग लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर, अर्थात उसकी वर्दी पहनकर आई है। तो अब इसको पता चल गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब कोई अपने तो है नहीं, विरोधी जो हैं उनकी तरफ से योजनाबद्ध ढंग से इनको फर्जी अपने जो लेफ्टिनेंट साहब थे उसके नाम से बनाकर भेजा गया है। क्यों? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साहब उर्दू बोलता है, फिर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। तो अब मारे गए हैं। दावा है सूबेदार कीचड़ में चलकर काटते फिरेंगे, चक्कर काटते फिरेंगे, और यहाँ खाई पर दावा होगा, उधर उन पर खुले में दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। मतलब ये कह रहा है कि जो अपनी पलटन सूबेदार साहब के नेतृत्व में गई है उसको तुरंत वापस बुलाकर ले आओ, क्योंकि वरना ये बहुत बड़ी यूँ रचना है, अपने पर हमला होने ही वाला है। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आओ, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खुड़ के देर मत करो, हुक्म तो ये है कि यहीं। तो इसने कहा कि साहब हुक्म तो ये है कि यहीं रहें। तो फिर इसने गुस्से में उसको डांटा और कहा कि मैं कह रहा हूँ, मेरा हुक्म है। जिम्मेदार लैना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। तो इसने थोड़ा कड़ाई से कहा उसको कि हाँ, इस समय सबसे बड़ा अधिकारी अफसर मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा हुक्म मानो, तुरंत जाओ, आप उनको बुला कर लाओ। पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। फिर उसने कहा कि यहाँ तो आप केवल 8 ही रह जाएंगे, पर यहाँ तुम तो 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकाली है 6। तो लैना सिंह का कथन है ये, एक एक अकाली है 6, 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेर के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था। बिजली की तरह दोनों हाथ से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कुंडली पर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आँख मीन गोट, ये कोई जर्मन भाषा में कुछ बोल रहा होगा, कहते हुए चित हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। अब असलियत का पता चल गया कि ये पूर्णतः फर्जी था और ये इन पर हमला करने के उद्देश्य से आया था। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, क्योंकि ये सिगरेट भी पी रहा था। ये सीखा कि जगदारी ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। फिर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। मतलब उनको सही ढंग से बोलना नहीं आता था उर्दू। तो इस तरह से इसने उसको पकड़ लिया, फर्जी अधिकारी को। लैना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी, ये भूल कर दी थी उसने। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाल लें। लैना सिंह कहता जा रहा था, कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझेगा लैना इतने वर्ष लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आँख चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्क मौलवी मेरे गांव में आया था, औरत के
औरतों के बच्चे होने के तावीज़ मारता था और बच्चों को दवाई देता था। तो ये कह रहा है कि मैंने उसको भी नहीं बख्शा। चौधरी के बड़ के नीचे माचा बिछा कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या आ गई है। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनिए को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंडवा दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो